इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट। KClO मतलब क्या है, जो इसके क्रिस्टल होते हैं, जो इसके हो गया। अब क्या पढ़ना है हमको, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि किसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। सिलेबस आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आप आए या नहीं भी आते हैं तो भी उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बनाता हूँ हर एक बच्चे के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो अपना बना के डाल दूंगा तुमको। नहीं आते हो तो उसमें आपकी वो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हो सकता है कुछ सीरियस भी प्रॉब्लम हो, किसी को डॉक्टर, किसी का दवाई हो गई, तबियत खराब हो गया, गांव चले गए, घर वालों ने बुला लिया, वो सब, लेकिन वो सब सारी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। कल को अगर मुझे कुछ होता है तो वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से दुनिया रुकेगी नहीं, दुनिया नहीं रुकती है तुम्हारे प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से डील करना पड़ेगा, क्लास उसके लिए नहीं रुक सकती है, ठीक है। तो क्या है, अब हमको पहले क्या देखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए जो पहला तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन मेथड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्यूजन मेथड। MnO2 is fused with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent, example KNO3। मतलब क्या है, MnO2 को हम लोग फ्यूज करते हैं, मतलब मिलाते हैं किसके साथ, एक मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कैसा है, एल्कली है। एल्कली का मतलब क्या होगा, उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। अब भाई एक चीज इसमें सुन लेना, अगर D एंड F ब्लॉक एलिमेंट को अगर आपने याद करना शुरू नहीं किया है तो ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर दिया वो एक कहानी की तरह दिया हुआ, प्रॉपर कहानी की तरह। इसमें मैं खाली पूरा का पूरा पढ़ दूंगा और जो मुझे समझाने लगेगा वो समझा दूंगा, लेकिन तुमको इसको याद करना ही पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से बोला, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर रटने वाला चैप्टर है। अगर तुम ये चीजें देखो, क्या लिखा है, कैसे बनता है, तुमसे पूछेगा पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, ये मेथड है बनाने का, बात खत्म हो गई। अब इस मेथड को तुमको याद ही करना पड़ेगा, लास्ट में समझा दूंगा मैं कि ये रिएक्शन ऐसे, वो इतने इसके साथ रिएक्ट किया, यहां से पोटेशियम मिला तो ये क्या बन गया, K2MnO4 बन गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। ये रिएक्शन अगर मैं समझा भी दूंगा तो तुम समझ जाओगे, इसको देख करके तुम समझ जाओगे, लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा कि इसके प्रिपरेशन का रिएक्शन लिखो तो तुमको वहां पर रट करके ही लिखना पड़ेगा। तो क्या है, अगर अभी तक आप याद नहीं कर रहे हैं इसको तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि तुमको एक चीज अगर पता है कि नहीं पता है कि जो 3 महीना होता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो 3 महीना होता है, ऐसे ऐसे बच्चे जो इसी 3 महीने में सीरियस पढ़ करके 85-90% लाते हैं। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ। यही सिर्फ इन 3 महीने पढ़ करके बच्चे 85-90% लाते हैं, लेकिन वो बच्चे स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट मतलब चेहरे से स्मार्ट नहीं है, दिमाग से वो लोग स्मार्ट होते हैं। उन लोगों को पता होता है कि सिर्फ मुझे इतना ही पढ़ना है, उन लोगों को पता है सिर्फ मुझे एनसीईआरटी ही पढ़नी है, या फिर मेरे जो सर नोट्स दे रहे हैं सिर्फ मुझे उतना ही पढ़ना है। अगर मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो मैं पूरा याद कर लूंगा या फिर सर से डाउट पूछ लूंगा, लेकिन मुझे इस 3 महीने में सिर्फ इतनी ही पढ़ाई करनी है। वो लोग यहाँ वहां भटकते नहीं है। अगर उनका मान के चलो किसी की शादी भी हो रही है, किसी का बर्थडे भी है, कहेंगे भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा, अगर तुम मुझे इतना अच्छा मानते हो तो तुम 3 महीने बाद शादी करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊँ, मुझे इतना अच्छा मानते हो, और ये मैं ईमानदारी वाली बात कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे इतना अच्छा मानते हो तो तुम 3 महीने के बाद शादी करो। बकरीद, ईद, दिवाली, होली, ये सब मैटर आपके लिए अगले 3 महीने तक नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है मैटर, मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए वो एक अलग चीज है, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम भी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम जिसको कि हम लोग टाल नहीं सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे नॉर्मली उसके लिए घूमने के लिए जा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। क्योंकि ये मैं ईमानदारी वाली बात बोल रहा हूँ कि ये 3 महीना पढ़ करके बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेकर के आते हैं। ये 3 महीना पढ़ के आप भी एक बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। बोर्ड का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, सवाल रिपीट होते हैं सारे के सारे। तुमको भी ये चीज पता है कि सवाल क्या होते हैं, 10 साल का तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, तुमको 5 सवाल अगले साल बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे उसी में से। अब लेकिन उसके लिए क्या है, तुमको ये 3 महीना डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं दे पाओगे तो वो चीज फिर आपके लिए यहाँ पर दिक्कत करेगी। तो ये क्या है, ये 3 महीना आपके पास आखिरी मौका है जब आप कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर ये 3 महीने में से 1 महीना भी बीता, उसके बाद फिर भाई तुम मतलब जान लेना कि तुम्हारा 70% 65, फेल तो कोई होता नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, फेल तो कोई बोर्ड में होता नहीं, किसी का 30% तो आता नहीं है, लेकिन फिर वही तुम्हारा 60%, 70%, 65% ऐसे ही आएगा। अगर तुमको 85-90% लाना है तो ये 3 महीना आपको बहुत लग करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, एकदम सीरियस होकर के। जितना भी जिंदगी में मजाक वजाक है सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ करके एकदम सीरियस, मतलब इतना से क्या कहते हैं उसको, एकदम संत बन जाओ। वैसे अगर तुम पढ़ पाओगे तो तुम्हारा 3 महीने में कुछ हो पाएगा, अगर नहीं बन पाओगे तो फिर वो चीजें आपके लिए टफ ही रहेंगी इसके आगे।
अब देखना फिर क्या लिखा है यहाँ पर, फ्यूजन मेथड। क्या है? फ्यूजन मेथड। देखना समझना क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है इसमें, जो MnO2 है ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब इसको हम लोग फ्यूज करते हैं किसके साथ, किसी भी एल्कली मेटल के साथ, एग्जांपल में क्या होगा तुम्हारा KOH। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, कोई भी एल्कली मेटल ले आओ और उसका हाइड्रोक्साइड। क्या है? किसी भी एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड। एल्कली मेटल मतलब कौन से होते हैं, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो वहां पे क्या होता है, साइड सबसे पहले लीना की रब से फरियाद, ये सारे सारे क्या है तुम्हारे एल्कली मेटल। क्या है? ये सारे सारे एल्कली मेटल, इन्हीं का हाइड्रोक्साइड। क्या है? इन्हीं का हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब होता है, OH, यही क्या है तुम्हारा हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या है, के भी क्या है, एक एल्कली मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड कौन होगा, KOH होगा। वही चीज यहाँ पे एग्जांपल में लिखी हुई है। क्या लिखा है, MnO2 को मिलाओ किसके साथ, किसी भी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ में किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब देखना फिर क्या होगा, दिस प्रोसेस यील्ड्स डार्क ग्रीन पोटेशियम मैग्नेट। क्या होगा, इस प्रोसेस से निकलेगा, यील्ड का मतलब क्या है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोसेस को जब तुम करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, डार्क ग्रीन कलर का तुमको पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। पोटेशियम मैग्नेट मतलब क्या है, K2MnO4 मिलेगा। अब क्या होगा, विच डिसप्रोपोर्शनेट्स इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब क्या होगा, अब ये क्या चीज है, पोटेशियम मैग्नेट। क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। अब क्या होगा, ये आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन में या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में टूट करके क्या बना देगा, पोटेशियम परमैंगनेट बना देगा, जो हमको चाहिए था, जो हमको बनाना था। तो इसमें क्या लिखा है, साफ साफ बात क्या लिखा है, MnO2 को रिएक्ट करो किसी भी एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब जैसे कि KOH के साथ, और साथ में क्या ले लो, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। फिर उस पोटेशियम मैग्नेट को जब तुम न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन मेथड बोलते हैं। देखना इसका क्या लिखा, अब ये रिएक्शन देखो दिया हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ में कौन है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो तुमको ऑक्सीजन दे रहा है, क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट बन गया। देना फिर इसका क्या है, अब देना सेकंड मेथड क्या है, कॉमर्शियल मेथड। क्या है सेकंड आपका, कॉमर्शियल मेथड। देखना बड़े ध्यान से, इन्वॉल्व्स एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट आयंस टू परमैंगनेट आयंस। मतलब क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन होगा। मतलब क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन में ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करेंगे किसका, MnO2 का। फिर क्या होगा, उसके बाद जो मैग्नेट आयन बनेंगे उनको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, परमैंगनेट आयन में। मैग्नेट आयन को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, परमैंगनेट आयन में। देखना ध्यान से क्या हो रहा है, पहला स्टेप क्या होगा, MnO2 को रिएक्ट किया KOH के साथ, इसको क्या बोला, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। एल्कलाइन क्या बोल रहा है कि ये क्या है तुम्हारा, एल्कलाइन है, ये क्या है तुम्हारा, बेसिक है। कहीं पर भी अगर OH आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को बेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेसिक बोलते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं। तो जब ये रिएक्शन होगा तो कौन बनेगा तुम्हारे यहाँ पर, मैग्नेट आयन बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेट आयन बनेगा। अब इस मैग्नेट आयन का जब तुम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, परमैंगनेट आयन बन जाएगा। अब ये याद करने वाली चीज है, कॉमर्शियल मेथड का प्रोसेस देखना क्या हो रहा है। पहला क्या है, MnO2 से KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नेट आयन। फिर उस मैग्नेट आयन का जब तुम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, परमैंगनेट आयन। ये क्या है आपका कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब क्या लेबोरेटरी, तीसरा मेथड क्या है, लेबोरेटरी मेथड। इसको लैब में कैसे बनाया जाए, क्या होता है, अब मैग्नीज सॉल्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू यील्ड परमैंगनेट। मतलब क्या है, कोई भी मैग्नीज का सॉल्ट लेंगे, उसको पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, परमैंगनेट आयन तुम्हारा बन जाएगा। सिंपल सिंपल बातें हैं। क्या किया, कोई भी मैग्नीज का हमने नॉर्मल आयन लिया, ठीक है, Mn+2 ले लिया, उसको रिएक्ट किया किसके साथ, पर ऑक्सो डाइसल्फेट का। फॉर्मूला क्या है, H2O8। तो क्या बनेगा, तुमको क्या मिल जाएगा लास्ट में, परमैंगनेट आयन आपको लास्ट में मिल जाए। मतलब तुमको ये सब तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है। तुम्हारे काम का क्या है, मैग्नीज का सॉल्ट लिया, मैग्नीज का सॉल्ट का मतलब क्या होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैग्नीज आयन प्रेजेंट होगा। मैग्नीज का सॉल्ट का मतलब क्या, उसके अंदर मैग्नीज आयन प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है। जब इसको रिएक्ट किया पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ तो लास्ट में क्या मिल गया, परमैंगनेट आयन आपको लास्ट में मिल जाएगा। सिंपल बातें भाई, इस तरीके से तुमको याद करना पड़ेगा हर एक चीज। अब क्या लिखा, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम
पर मैग्नेट, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फॉर्म्स डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू KClO, मतलब क्या है, जो इसके क्रिस्टल होते हैं, जो इसके टुकड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं, डार्क पर्पल होते हैं कलर में। क्या होते हैं वो लोग, रंग में डार्क पर्पल होते हैं, या फिर लगभग लगभग उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लगभग ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू, अब ये लोग क्या स्ट्रक्चर में जो इनका होता है वो KClO4 से सिमिलर होते हैं। स्ट्रक्चर में ये लोग क्या होते हैं, KClO4 से सिमिलर। तुमसे सवाल, तुमसे एग्जाम में पूछेगा कौन सा सब्सटेंस स्ट्रक्चर में KClO4 से सिमिलर होता है, तो तुम क्या लिखोगे, पोटेशियम पर मैग्नेट। स्लाइड, अब देखना एक और क्या इनकी प्रॉपर्टी, ये लोग पानी में क्या होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये लोग थोड़ा सा पानी में मिक्स हो जाते हैं। 100 ग्राम पानी में 6.4 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्युबल हो सकता है। अगला क्या है, ये लोग डिकम्पोज जाएंगे, मतलब ये लोग टूट जाएंगे कब, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 513 केल्विन हो जाएगा। रिएक्शन देखो क्या होगा, अगर टेम्परेचर आपने 513 केल्विन किया है तो जो तुम्हारा पोटेशियम पर मैग्नेट है वो किसमें हो जाएगा चेंज, पोटेशियम मैग्नेट में, साथ में MnO2 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा तुमको, O2 मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन तुमको कम से कम जब इसको 10-15 बार लिखोगे तब जाके ये रिएक्शन तुमको याद होगा। जब घर पे जाके इसको 10 बार लिखोगे रिएक्शन को, तब जाके ये रिएक्शन तुमको याद होगा। अगर तुम लिखने में एफर्ट लगाओगे नहीं, यहाँ तुम कितना भी सुन लो तुमको याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तुमको इसको जाकर घर में लिखना पड़ेगा, एक एक रिएक्शन, जितना इस चैप्टर में एक एक चीज तुमको लिखनी पड़ेगी। अगला क्या है, ये क्या होते हैं तुम्हारे, डाईमैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये लोग, डायामैग्नेटिक होते हैं विथ वीक पैरामैग्नेटिक एट हायर टेम्परेचर, मतलब क्या है, ये लोग होते क्या है, नॉर्मली डायामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये लोग क्या बन जाते हैं, वीकली पैरामैग्नेटिक, वीकली बहुत ज्यादा नहीं, वीकली क्या हो जाते हैं ये लोग, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। अगला क्या है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, जो इनका शेप होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक वाइल पर मैग्नेट इज डायमैग्नेटिक, मतलब क्या है, जो मैग्नेट आयन होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन पर मैग्नेट क्या होता है तुम्हारा, डायामैग्नेटिक। क्यों होता है, क्योंकि अगर तुम मैग्नेट को देखोगे तो क्या होता है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वही पर मैग्नेट के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये क्या लिखा है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो गया, मैग्नेट क्या है तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक, और पर मैग्नेट क्या है तुम्हारा, डाईमैग्नेटिक। अगला ध्यान, अगर लिखा है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ KMnO4, मतलब KMnO4 कौन कौन से रिएक्शंस करता है, कौन कौन से ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस करता है। देखना क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखना अगला, द ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन pH ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या है, वो कितना अच्छा ऑक्सीडेशन करा पा रहा है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का pH क्या है। pH का मतलब क्या था, pH का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, या फिर क्या है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, या फिर क्या है आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो क्या है, वैसे तो क्या होता है, नॉर्मली पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो क्या करे, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे। तो क्या है, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन बहुत स्ट्रांगली करा सकता है, लेकिन वो उसका जो स्ट्रेंथ है कि वो कितना ऑक्सीडेशन करा सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे, कि सॉल्यूशन तुम्हारा कैसा है, सॉल्यूशन बेसिक है, एसिडिक है, या फिर क्या है, सॉल्यूशन तुम्हारा न्यूट्रल है। समझना, अगर सॉल्यूशन क्या है आपका, एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर क्या है सॉल्यूशन एसिडिक है, तब तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजेज वेरियस आयंस एंड कंपाउंड इफेक्टिवली, मतलब क्या है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स को, बहुत सारे आयंस को बहुत इफेक्टिवली, मतलब एक बहुत बेहतरीन तरीके से ऑक्सीडाइज करा देता है, अगर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। आयोडीन लिबरेशन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, इसका एक एग्जांपल क्या है, बोलेगा पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसका एक एग्जांपल दो। क्या होता है, आयोडीन निकलता है किसमें से, पोटेशियम आयोडाइड। ये सारे के सारे रिएक्शन क्या है, कहाँ है, जब क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडेशन करा रहा है, कब, देखो यहाँ पे सब में H प्लस है, H प्लस H प्लस, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, एसिडिक सॉल्यूशन है। कहीं पर भी H प्लस देखो तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, एसिडिक इन्वायरमेंट है। और अगर OH माइनस देखो तब कैसा इन्वायरमेंट है, बेसिक है। अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या इन्वायरमेंट आपका, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या है, सारा इन्वायरमेंट एसिडिक है। अब तुम देख लो, यहाँ पर भी क्या है, पर मैग्नेट पर मैग्नेट पर मैग्नेट और पर मैग्नेट। अब देख लो यहाँ पर क्या है, I माइनस से क्या बन गया तुम्हारा, I2 बन गया, माइनस से कहाँ आ गया, 0 पे आ गया।
अब तुम अगर सब जगह चेक करोगे, हर जगह क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन ही ये करा रहा है सबका। तो एक चीज हमको यहाँ पर कंक्लूजन क्या मिला, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक सॉल्यूशन में बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सिंपल बात। अब ये रिएक्शन सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं, तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में। कहां पर, न्यूट्रल सॉल्यूशन में या फिर हल्के फुल्के एल्कलाइन सॉल्यूशन में। फेंटली का मतलब क्या होता है, हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत एल्कलाइन। तो क्या है आपका, या तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है या फिर क्या है तुम्हारा हल्का फुल्का एल्कलाइन सॉल्यूशन है। देखना क्या होता है, लेस रिएक्टिव देन इन एसिडिक सॉल्यूशन बट स्टिल अ पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या है, अगर पोटेशियम परमैंगनेट तुम्हारा न्यूट्रल सॉल्यूशन में है तब तो क्या है, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, उतना ज्यादा वो ताकतवर नहीं होता है, फिर भी काम भर का ताकतवर होता, फिर भी क्या है, इट इज अ पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या है, फिर भी ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन उतना ताकतवर नहीं होता जितना वो एसिडिक में था। जितना वो एसिडिक में था उतना ताकतवर नहीं होता, फिर भी काम भर का ताकत उसके अंदर यहां पर भी होती है। देना एग्जांपल यहां पर भी है, यहाँ पे क्या देखो, पानी पानी पानी, इसका मतलब क्या है, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या आपका न्यूट्रल है। पानी मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पानी मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये क्या है, लगभग सारे सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है या फिर थोड़े बहुत क्या है, एल्कलाइन है। अब देखो सब में तुम देखोगे ध्यान से, यहाँ सब में क्या हो रहा होगा, सबका अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फाइंड करोगे तो हर जगह तुमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अब देना क्या लिखा, पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अनरिलायबल एज HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। मतलब क्या है, अगर तुम टाइट्रेशन रिएक्शन करोगे पर मैग्नेट के साथ तो ये रिएक्शन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि HCl अपनी आइडेंटिटी खो देता है। HCl से क्या बन जाता है, सीधा क्लोरीन बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन है, पर मैग्नेट है, और पर मैग्नेट क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसीलिए क्या करेगा, जब पर मैग्नेट को तुम HCl के साथ डालोगे तो क्या होगा, HCl का तुरंत ये क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। क्या करा देगा, तुरंत ये HCl का ऑक्सीडेशन करा देगा। तो इसीलिए क्या आपका ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हमको यहाँ पर टाइट्रेशन कराना है तो हमको क्या चाहिए, HCl चाहिए। ठीक है, सिंपल बात समझना। अगर हमको यहाँ पर टाइट्रेशन क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, अगर वो टाइट्रेशन रिएक्शन हमको यहाँ पे कराना है तो हमको वहां पर HCl चाहिए। क्या चाहिए हमको, वहां पर HCl चाहिए। लेकिन हम लोग पर मैग्नेट को HCl के साथ डालते हैं तो क्या करता है, पर मैग्नेट क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा वो HCl का ऑक्सीडेशन करा देगा, किसमें, क्लोरीन में। तो हमको HCl मिलेगा ही नहीं, HCl वहां पर बचेगा ही नहीं। जब HCl बचेगा नहीं तो टाइट्रेशन नहीं हो पाएगा। सिंपल बात समझना है हमको। टाइट्रेशन एक तरह का रिएक्शन होता है, टाइट्रेशन एक तरह का रिएक्शन होता है। अब क्या लिखा तुम्हारा, रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट। रेडॉक्स का मतलब क्या है, जहां पर क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। अब देना, पहले हमको क्या पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है, किसका, परमैंगनेट का। क्या पढ़ना है पहले हमको, रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट। रिडक्शन रिएक्शन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। मतलब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो आपका डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है किस पे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। मतलब क्या है, हाइड्रोजन कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, उसके हिसाब से यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होता है। समझना, पहले क्या लिखना है हमको, हाफ रिएक्शन कब, जब आपका सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। जब क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन बेसिक है। यहां पर क्या होता है, सारे कर देना, सब में क्या प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर E0 की वैल्यू प्लस है, मतलब बेसिक एसिडिक कहा E0 में, E0 की वैल्यू प्लस, इसका मतलब क्या है, E0 का मतलब क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर आपने पढ़ के छोड़ दिया या फिर उसको आप दोहरा रहे हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर तुमने पढ़ के छोड़ दिया, ईमानदारी से बताओ कि खुद दोहरा रहे या फिर पढ़ के छोड़ दिया, बता सकते हो। पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज किया कि नहीं इसको, जब उस चैप्टर को हमने रैप अप कर दिया है, खत्म कर दिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, काइनेटिक्स पढ़ा है।
उस बीच में आपने क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर को रिवाइज किया या फिर नहीं किया है? टेस्ट छोड़ दो, ऐसे नॉर्मली अपने मन से किया कि नहीं किया है? क्या क्या पढ़ा था? क्या क्या चीजें आपको याद है उस चैप्टर की? क्या क्या बातें तुमको याद है? कोई 5 बातें बताओ जो तुमको याद है। खड़े हो जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की कोई 5 बातें बताओ जो कि तुमको याद है। सुनने बताओ कोई 5 बातें जो कि तुमको याद है, जिनको तुम समझा सकते हो अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, जिनको कि तुम अच्छे से मुझे बता सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की कोई 5 बातें आपको बतानी है जो कि आपको याद है फिलहाल। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ होता है ना भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सब में क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। जुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गेन बोलते हैं। हर जगह क्या हो रहा है तुम्हारा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। मतलब क्या है? बेसिक कंडीशन में एक प्रॉपर रिडक्शन रिएक्शन हमको पर मैग्नेट का देखने को मिलता है। अगला एक और चीज हमको क्या क्या पढ़नी है? यूज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या क्या यूज होता है ना? पहला क्या यूज लिखा है? क्या लिखा पहला? इसका यूज होता है कहां पर? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसको हम लोग यूज करते हैं कैसा? एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेंट के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। टाइट्रेशन रिएक्शन हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइट्रेशन रिएक्शन अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है? टाइट्रेशन रिएक्शन में इसको हम लोग ऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो क्या है? ऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसको? पोटेशियम पर मैग्नेट को। कहां पर? टाइट्रेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं किसको? पोटेशियम पर मैग्नेट को। कैसे? ऑक्सीडेंट के रूप में। कैसे? ऑक्सीडेंट के रूप में। अगला देखना, प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा? प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर भी हम लोग क्या यूज करते हैं? इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। अगला क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कहां पर? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यहां पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? सफाई करना, जम्स वगैरह को मारना। तो क्या है? सफाई के लिए यूज करते हैं। वूल के ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, कॉटन की ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, सिल्क की ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, और ऑयल्स को डीकलराइज करने के लिए यूज करते हैं। डीकलराइज मतलब उनके कलर को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या है? तीनों यूज है किसके? पोटेशियम पर मैग्नेट के। अब इसको पॉज कर दो, इसका आगे कुछ नहीं है।